हेलो एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी साइंस के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 मतलब कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको। तो इसमें पहला कह रहा है कि कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। ठीक, पहला कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। ठीक है। और यदि दूसरा बात करें तो दूसरा कह रहा है कि कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। बिल्कुल सही है, इसलिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। तीसरा कह रहा है कि यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका सही है, इसका गलत है ओनली 1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ना कि त्वरण के। और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है। पहला कह रहा है कि यदि घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज है उस पर गतिमान पिंड, तो यह भी शून्य कार्य से संबंधित है। अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा। फोर्थ कह रहा है कि खुरदुरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो इसका ऑप्शन डी शून्य कार्य से संबंधित नहीं है। इसका 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही शून्य कार्य से संबंधित है, मतलब कि 0 वर्ग से संबंधित है और इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नहीं, इसका ऑप्शन ए गलत है, मतलब कथन गलत है। कारण ये कह रहा है कि जो शून्य कार्य है तो शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान भी शून्य होना चाहिए। यस, कारण सही है इसका, लेकिन कथन गलत है। जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है, तो यदि कोई गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल लगाते हैं तो वह बल यदि उस गति को अवमंदित करता है तो जो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा, ना कि शून्य। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि जो बल है यह विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। और शून्य कार्य के लिए कौन कौन सी स्थितियां होनी चाहिए? यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तब कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यदि विस्थापन का मान शून्य होगा तब भी कार्य शून्य होगा और यदि बल का मान शून्य होगा तब भी कार्य शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन से बल एक संरक्षक बल के उदाहरण हैं? तो स्थिर वैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों ही संरक्षी बल के उदाहरण हैं, 1, 2 एंड 5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो श्यान बल और घर्षण बल ये संरक्षी बल के एग्जाम्पल नहीं है। तो स्थिर वैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये सभी संरक्षी बल के उदाहरण हैं, क्योंकि इन बलों के द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह केवल पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, वह पिंड के पथ मतलब उसके रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। और यदि हम बात करें घर्षण तथा श्यान बल की, तो ये दोनों ही असंरक्षित बल के उदाहरण है। क्यों असंरक्षित बल के उदाहरण है? क्योंकि इन बलों के द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से यदि हम दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य है वह पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के साथ ही पिंड के द्वारा तय किए गए पथ पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए ये दोनों असंरक्षी हैं, बाकी तीनों संरक्षी बल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से होता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होती है। नहीं, इसका दूसरा गलत है, इसका सही है ओनली 1। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है ये गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ना कि प्रकाश का। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना उपर्युक्त में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यदि किसी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, वर्क कार्य W, ये क्या होता है, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। कथन बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम होगा। नहीं, इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। क्योंकि यदि चाल बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी
ऊंचाई तक उठाता है तो इसमें संचित ऊर्जा कैसी होगी, तो वह एक स्थितिज ऊर्जा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यदि हम किसी तीर को धनुष की डोरी पर रख कर खींचते हैं तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यदि किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में खींचते हैं तो उसमें भी संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को खींचने पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन बहती हुई ऊर्जा क्या है, तो इसमें स्थितिज नहीं होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी, गति करती हुई ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसका 4 नहीं होगा, इसका होगा 1, 2 एंड 3। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और वायु की तीव्र गति के कारण ही इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो यदि गतिज ऊर्जा का उपयोग की बात करें तो ये विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग नदियों तथा समुद्रों में जो नाव चलाते हैं उसमें भी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं और समुद्र की सतह के अंदर से पानी बाहर निकालना है तब भी गतिज ऊर्जा का उपयोग होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन एक सही है। इसमें पहला कह रहा है कि ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसका पहला गलत है क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं क्या कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो ऊर्जा होती है ये रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। तो ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में जो निकाय की कुल ऊर्जा होती है वह क्या है, वह चेंज नहीं होती, वह अपरिवर्तित रहती है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराते हैं तब उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो यह इसका कारण सही है, कथन गलत है। तो जब भी हम कोई वस्तु चट्टान से गिराएंगे तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ना कि गतिज स्थितिज में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मान घट जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन जो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा है इसका मान क्या है, नियत रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। और निकाय की कुल ऊर्जा और निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है, संरक्षित रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, पहला बिल्कुल सही है। परंपरागत मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका पहला सही है क्योंकि जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस होते हैं ये सभी उस ऊर्जा के क्या परंपरागत स्रोत होते हैं। दूसरा कह रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज की जाती है, इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदान है, जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ, बहुत टाइम लग के जिनका निर्माण हुआ है और प्रकृति के द्वारा मिले हैं, वो कैसे हैं, वो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि कोयला हमें प्रकृति के रूप में मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है, पेट्रोलियम भी प्रकृति के द्वारा मिला है और प्राकृतिक गैस भी, लेकिन इन तीनों का निर्माण में बहुत अधिक टाइम भी लगा है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी परंपरागत ऊर्जा होंगे। और तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन होता है जब, तो उसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, इसी को हम विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो हानि है वो जल विद्युत उत्पादन के द्वारा नहीं होती है। तो जल विद्युत के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति भी होती है, साथ ही जो खेतों की उत्पादन क्षमता है इसमें भी कमी आती है और जीव जंतु तथा मछली आदि भी प्रभावित होते हैं। तो इसके ये तीनों कारण ही जैव विद्युत उत्पादन के द्वारा होते हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा का निर्माण जैव विद्युत उत्पादन से नहीं होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा का कारण है कारखानों तथा वाहनों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक उत्सर्जित होकर ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके ये नाइट्रिक एसिड और गंधक का तेजाब बनाते हैं, इसी से अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। तो अम्लीय वर्षा के निर्माण में प्रमुख कारक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है।
याद रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें लकड़ी, बायोमास और कोयला, अभी हम लोगों ने देखा है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत मतलब कि परंपरागत ऊर्जा, और परंपरागत ऊर्जा मतलब कि वो सोर्स जो हमें प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट मिले हैं, जैसे कि लकड़ी हमें प्रकृति के रूप में मिली है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा मिली है, बायोगैस भी और कोयला भी। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ये प्रकृति के द्वारा नहीं मिली, इसलिए ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यदि बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो ये गैर परंपरागत मतलब कि नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो टरबाइन होती है उसको आवश्यक चाल से चलने के लिए जो पवन की चाल है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पवन ऊर्जा है ये संयंत्र गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसके द्वारा पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न है, जैव मात्रा मतलब कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ये भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, लेकिन जो नाभिकीय एनर्जी है वो अभी हम लोगों ने देखा ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, ये गैर परंपरागत सोर्स है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऊर्जा के प्रकार दिए हैं और इनके प्रमुख एग्जाम्पल दिए। तो ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जब जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे ही हम कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, तो जो समुद्र की सतह है, ठीक है, समुद्र की सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे तरंग ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा, इसका भी संबंध समुद्र से होगा, तो ये समुद्र के तल तथा गहराई के जल के ताप के अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है सागरीय ऊर्जा। और यदि हम बात करें भूतापीय, तो ये भूमि से संबंधित होगी, तो ये भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी भूतापीय ऊर्जा। तो ज्वार भाटा में जो जलीय तरंगे होती है इनके ऊपर से नीचे जाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे ही हम कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। और ज्वारीय तरंग ये चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में उत्पन्न होती है। वायु के कारण समुद्र की सतह पर जो पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं इन्हीं को हम कहेंगे तरंग ऊर्जा। सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूज़ में भी था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या होता है, ये अर्धचालक भी होता है। तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यह क्या करती है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन चेंज करेगा, ये करेगा सिलिकॉन। और यह वातावरण के अनुकूल है, और यह वातावरण के अनुकूल भी है, कोई प्रदूषण भी नहीं करता है। इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है, ये भी याद रखिए। सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा संयंत्र तभी प्रचलित हो सकते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का टेम्परेचर तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो जब महासागर का पृष्ठ होता है उस पर जल के ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तब जल के टेम्परेचर में अंतर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम के नाभिकों को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, नहीं, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो यस, इसका तीसरा सही है, इसका पहला सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिकों के द्वारा हीलियम का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, पहला बिल्कुल करेक्ट है, एकदम स्टार लगा लीजिए, आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम है किस पर कार्य करता है, ये नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम के क्रोड में प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है, बी भी सही है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, तो ये नाभिकीय विखंडन नहीं है, ये भी क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नाभिकों के परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसका डी सही है, इसका गलत है ओनली सी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत बताना है कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही शक्ति कहते हैं। पहला बिल्कुल सही है, ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है वही कहलाती है शक्ति। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁵ जूल होते हैं? नहीं, इसका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, तो इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं, तो इसका डी भी सही है।